नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आईना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहू, तुम्हें सैलरी तो मिल गई होगी ना? हाँ माँ जी, आज ही आई है। बताएं। रुक्मणी जी बोली, सुनो, अब की बार रिया की एनिवर्सरी है। 1 लाख रुपए चाहिए। रिया की सास को सोने की रिंग और सिल्क की साड़ी देनी है, तब जाकर मेरी बेटी की इज्जत बनी रहेगी। माँ जी, इतना बड़ा खर्च? सलोनी की आवाज कांप उठी। ओहो, पैसा तेरे बाप का थोड़ी है। तू और मयंक इतना कमाते हो, तुझसे मांग रही हूँ, तेरे मायके वालों से नहीं। आखिर बेटी ब्याहने का इतना भी फर्ज पूरा नहीं कर सकते क्या? रुक्मणी देवी अपने समय की तेजस्वी महिला रही थी। शादी के कुछ ही सालों बाद उनके पति का देहांत हो गया था। जिंदगी ने उनके हिस्से काटे ही बिछाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही अपने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। दिन भर स्कूल पे पढ़ाती, फिर घर आकर बच्चों को पढ़ाती। बरसों की मेहनत से उन्होंने अपने बेटे मयंक को आईटी इंजीनियर बनाया था। उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। वहीं छोटी बेटी रिया की शादी गुड़गांव में हुई थी। जीवन में इतना संघर्ष सहन करने के बाद भी रुक्मणी जी अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा पोजेसिव थी और वह चाहती थी कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे। इसलिए वह रिया के ससुराल वालों को दान दहेज देकर खुश रखना चाहती थी, ताकि वे लोग रिया को खुश रखे और उसे ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। रुक्मणी जी की उम्र अब ढल चली थी, पर स्वभाव वही कठोर, दिखावे का शौक और रिश्तों को औकात के तराजू में तोलने की आदत अभी भी जिंदा थी। मयंक और उसकी पत्नी सलोनी दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। सुबह 7 बजे उठकर घर का काम निपटाती, ऑफिस जाती, शाम को लौटती, फिर भी सासू माँ के तानों से उसका पल्ला नहीं बचता। रुक्मणी देवी जी को सलोनी से हमेशा कमी नजर आती। वे अक्सर कहती, अरे भाई, मेरी बेटी रिया को देखो, शादी के बाद भी अपनी सास को हर महीने नई साड़ी भेजती है, और एक तुम हो, एक दिन भी ढंग का कपड़ा लेकर नहीं आई। यही सीख कर आई हो क्या अपने मायके से? सलोनी चुपचाप सुन लेती, क्योंकि उसने अपने पति मयंक के हालात देखे थे। वे जानती थी रुक्मणी जी ने कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को बड़ा किया है। रुक्मणी जी एक दिखावा पसंद औरत, उसे लगता था कि उसकी बेटी को ज्यादा दहेज देने वह अपने ससुराल में खुश रहेगी, उसकी सास उसकी ज्यादा इज्जत करेगी। इसलिए रिया की शादी में तो रुक्मणी जी ने मानो जमीन आसमान एक कर दिया था। 5 लाख का दहेज, सोने की चैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जाने क्या क्या। ससुराल में जाकर बेटी रिया ने भी सास ससुर के पैर छूकर बोला, माँ ने कहा है आपको कोई कमी रह गई तो बता दीजिएगा। ससुराल वालों ने वाह वाह की और रुक्मणी जी का दिल फूला ना समाया। रुक्मणी जी को तो जैसे तारीफ सुनने की आदत बन गई। हर महीने बेटी के ससुराल में महंगे उपहार भेजना, कभी सिल्क की साड़ी, कभी महंगे सूट, तो कभी मिठाई के डब्बे। और यही नहीं, दूसरी तरफ सोलोनी को हर महीने ताने मारना, अरे तेरे मायके वालों को शर्म नहीं आती, आज तक एक लिफाफा भी नहीं भेजा। ऐसी बहुएं घर की बरकत ले जाती है, ये तो हम ही हैं, वरना किसी और के घर में गई होती तो। सलोनी दिल पर पत्थर रख लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि मायका मध्यम वर्ग का है उसका, वहां दिखावे की रस्में नहीं होती। हर दिन सुबह सुबह घर में एक ही बात, रिया की सास ने कल क्या कहा, रिया ने अपनी नंद को क्या गिफ्ट दिया, और रुक्मणी जी उसी रिया की तारीफ करते हुए सलोनी को नीचा दिखाती। देख मयंक, मैंने तो कभी तेरी बीवी को कुछ देते नहीं देखा। जब मायके वाले ही कंजूस हो तो क्या उम्मीद। मयंक
माँ की बातें सुनकर सहम जाता। वो जानता था माँ ने अकेले संघर्ष किया है, इसलिए आज भी उनकी बातें काट नहीं पाता था। सलोनी बस चाय की प्याली लेकर खिड़की के पास खड़ी रहती। भीतर ही भीतर आंसू भी पी जाती। घर का माहौल हमेशा ऐसा होता जैसे कोई अदृश्य दीवार सलोनी और उसकी सास रुक्मणी के बीच खिंच गई हो। रुक्मणी देवी जी की जबान पर जब भी बहू का नाम आता, उसमें तानों की कड़वाहट ही घुली होती। वह हमेशा अपनी बेटियों की तारीफ ही करती और हमेशा बहू सलोनी को नीचा दिखाने का कोई अवसर छोड़ती नहीं थी। सुबह सुबह जैसे ही सलोनी ने चाय की प्याली सामने रखी, रुक्मिणी देवी बिना पिए ही बोल पड़ी, अरे बहू, तेरी माँ ने शादी में बस यही 2 साड़ी और एक थाली दी थी ना। हाय हाय, मेरा बेटा आईआईटी इंजीनियर है और ससुराल वाले ऐसे। मैंने तो अपनी बेटी को चांदी का सेट और 21 साड़ी दी थी, और एक तुम हो, मायके वाले बस 2 कपड़े पकड़ाकर विदा कर दिया। सलोनी ने कुछ कहने की कोशिश की। माँ जी, हमारे घर की, मगर रुक्मणी देवी जी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, चुप कर, तेरी माँ के घर की औकात मुझे पता है। और सुन, अब की बार रिया की एनिवर्सरी है, 1 लाख रुपए चाहिए मुझे। मेरी बेटी की सास को सोने की रिंग और सिल्क की साड़ी देनी है, तब जाकर मेरी बेटी की इज्जत बनी रहेगी। माँ जी, इतना बड़ा खर्च? सलोनी की आवाज कांप उठी। ओहो, पैसा तेरे बाप का थोड़ी है। तू और मयंक इतना कमाते हो, तुझसे मांग रही हूँ, तेरे मायके वालों से नहीं। आखिर बेटी ब्याने का इतना भी फर्ज पूरा नहीं कर सकते क्या? मैं उसकी सास को खुश रखूंगी, तभी तो उसकी सास मेरी बेटी को खुश रखेगी। रुक्मणी जी की बेटी रिया के ससुराल वालों को भी खूब पता था कि उनकी माँ कितना दिखावा पसंद करती है, और इसीलिए वह बार बार उन्हें दहेज देने के लिए उकसाते रहते थे। वह ऐसा रिया की जेठानी को नीचा दिखाने के लिए भी करती थी, ताकि उसकी सास उसके घर के पूरे काम में झोंक कर रखे और रिया की इज्जत करे। इधर रिया की भाभी सलोनी को भी यह बात बात पर दहेज ना लेने के लिए कोसती रहती थी और हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। एक बार सलोनी के मायके से त्योहार पर मिठाई का डब्बा और साड़ी आई। रुक्मणी देवी जी मुंह बनाकर कहती है, अरे देखो बहू, तेरी माँ क्या लाई है, इतने साल बाद भी वही हलवाई की सस्ती मिठाई। हमारी बेटी रिया के ससुराल में तो कभी इतना छोटा डब्बा गया ही नहीं। वहां तो हर बार काजू कतली और सोन पापड़ी के बड़े बड़े पैकेट जाते हैं। पूरा घर ठहा के मारकर हंसता तो सलोनी की आंखें भीग जाती। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगती। रुक्मणी देवी जी ने बेटी के ससुराल में मान सम्मान पाने के लिए कई बार ऐसे ही बहू को अपमानित किया। कभी कभी तो रिया फोन पर कहती, माँ, अब सलोनी भाभी से इतना मत कहा करिए, पर रुक्मणी देवी फौरन डांट देती, अरे चुप कर, तू नहीं समझेगी। जिस दिन ससुराल में तेरे पैर उखड़ेंगे ना, उस दिन मुझसे आकर कहना, सास को खुश रखना कोई तुझसे सीखे, वरना तो बहू को काम में झोंक कर सास खुद मजे करती हैं। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। सलोनी ने घर बचाने की कोशिश में अपने सारे अरमान कुर्बान कर दिए। रिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रुक्मणी देवी जी ने बेटी बेटी में भेद किया था, लेकिन बेटी की शादी में पैसा पानी की तरह बहा दिया। सोने की चैन, चांदी के बर्तन, महंगी साड़ियाँ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी, जो जो कोई कह सके सब दिया। रिया की सास पुष्पा देवी ने जितनी मीठी बातें सगाई और शादी के वक्त की थी, वो सब बस दिखावा था। शादी के महीने भर बाद ही पुष्पा देवी का असली चेहरा सामने आ गया था। सुबह सुबह रिया की जेठानी को अकेले रसोई में झोंक देती, बहू, आज आलू के पराठे बना देना। हाँ, काम खत्म करके बरामदे की सफाई भी कर लेना। मैं तो थक जाती हूँ, अब उम्र जो हो गई है।
और जब रिया कहती, माँ जी मैं बना देती हूँ, तो कहती, अरे यह क्या करेगी, तुम आराम करो। रुक्मणी जी रिया और उसकी जेठानी में बहुत फर्क करती थी। अक्सर ताना भी मारती थी, अरे रिया तो घर की रानी है, वह तो इतना सारा दहेज लेकर आती है। फिर भी रुक्मणी जी को फोन पर कहती, पुष्पा देवी लालची आवाज में बोलती, बहन जी आपकी बेटी तो हीरे जैसी है, बस अब अगर एक फ्रिज और छोटा सा एसी भिजवा दो तो रिया को भी आराम मिल जाता। रुक्मणी देवी जी फिर अपनी बेटी की इज्जत बचाने और सास को खुश करने के चक्कर में साड़ी, जूते, नकद रुपए और उपहार भिजवाती है। विमला भाभी रिया की जेठानी हमेशा जलती रहती। उसे गुस्सा तो था कि रिया को बार बार माँ के घर से सम्मान आता था और उससे सास खुश रहती। रिया तुम्हारी माँ ने जो झुमकी पहनी थी उनका तो बहुत ही सुंदर डिजाइन था, तुम भी वैसी ही बनवा लो, तुम्हारे चेहरे पर बहुत सुंदर लगेगी। रिया के चेहरे पर रौनक आ गई और उसने सैकी पगारने के लिए माँ से सोने की झुमकी मंगा ली और रुक्मणी जी ने भेज भी दी। रुक्मणी जी को लगा सास को तोहफा देते रहना चाहिए, तभी तो बेटी का सम्मान बना रहेगा। अगर कभी सामान कम पड़ गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। वो कभी नवरात्रि के नाम पर तो कभी करवा चौथ पर ढेर सारा सामान भिजवा देती, कभी 5 साड़ी, कभी मिठाई, कभी सोने की चैन। और इसी लालच में रिया की ससुराल वाले रिया की तारीफें कर उसे चने के झाड़ पर चढ़ाते रहते थे। खुद सोफा पकड़कर टीवी देखती और रिया की जेठानी रसोई में अकेले खटकती रहती। कई बार रिया को लगा, क्यों माँ तू हर बार चीजें बेचकर इन्हें लालची बना रही है, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, ऐसे कब तक चलता रहेगा। पर रुक्मणी जी वही अपनी जिद, बहू की सास को खुश रखना चाहिए ताकि बेटे हर हाल में ससुराल में खुश रहे। पर ऐसे ही वक्त बीतता रहा। रुक्मणी जी के मायके में उनके भतीजे की शादी थी। रुक्मणी जी का पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए आया था। रुक्मणी देवी जी की दोनों बेटियां भी शादी में मौजूद थी। शादी में गांव से देवकी देवी यानी रुक्मणी जी के सास भी आई थी। उनकी उम्र 82 हो चुकी थी, लेकिन चाल ढाल और जुबान में आज भी वही तेजी। सफेद बाल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, घर में चहल पहल, रिश्तेदारों की आवाजें, पकवानों की खुशबू और सजावट से पूरा घर चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, सबने पैर छुए। रुक्मणी ने भी आगे आकर अपनी सास के पैर छुए। देवकी जी ने प्यार से सर पर हाथ रखा, मगर उनके बूढ़े अनुभव ने तभी कुछ भाप लिया था। जब खाना परोसा जा रहा था, देवकी जी ने देखा कि सलोनी रसोई में अकेली खड़ी थी। इधर रिया और रुक्मणी मिलकर अपने रिश्तेदारों में साड़ियों और गहनों का दिखावा कर रही थी। सलोनी को कभी कोई बुलाता नहीं था, कोई उसकी तारीफ भी नहीं करता था। उल्टा रुक्मणी जी बात बात पर ताना मार देती, चल जा रसोई में, बहुएं तो शादी ब्याह में घर की रसोई में काम करती ही अच्छी लगती है। देवकी जी ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। रात को जब सब सो गए, तब देवकी जी सलोनी के पास जाकर बैठ गई और धीरे धीरे बोली, बहू तू तो कुछ परेशान है ना। सलोनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, दादी माँ मुझे नहीं पता कि किस कसूर की सजा काट रही हूँ मैं। काम करूँ तो भी ताना, ना करूँ तो भी। मेरे मायके को दिन रात गाली दी जाती है, मैं क्या करूँ। देवकी जी ने सलोनी का सर सहलाया और बोली, बेटी तू बुरी नहीं, बुरा है ये दिखावे का जहर जो मेरी बहू रुक्मणी के मन में भर गया, जो अपनी बेटी के लिए सास को पटा कर रही है और बहू को दबा रही है। देवकी जी ने ठान लिया, अब इस औरत को मैं उसी के अंदाज में सबक सिखाऊंगी। अगले ही दिन देवकी जी ने अपनी बड़ी बहू रुक्मणी के सामने अपनी योजना का पहला दांव चला। उन्होंने सबसे पहले शादी में आए
रिश्तेदारों के सामने रुक्मणी के मायके वालों की खिंचाई शुरू कर दी। अरे बहन जी, तुम्हारी बहन ने तो बस दिखावे के कपड़े पहन रखे हैं। असल में तो उनकी हैसियत एक धोती के बराबर भी नहीं है। देख लेना, रुक्मणी अपने ससुराल वालों का भी नाम ही डुबोएगी। रुक्मणी देवी जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर देवकी जी ने अपनी बात में तीखा ताना मारते हुए कहा, तेरी बेटी की सास को तू जितना देगी वो उतना ही दबाएगी। एक दिन तेरे उपहार बेटी को मिट्टी में मिला देंगे। समझ ले बहू, रिश्तों में दहेज से नहीं, इंसानियत से इज्जत बनती है। देवकी जी ने चुपके से सलोनी को भी समझाया, बेटी अब तू भी खुद की कदर करना सीख। तेरे बिना ये घर एक दिन खाली लगेगा। जो प्यार और सहारा तू देती है वही असली दौलत है। बहू बेटी में फर्क करने वालों का हाल देख लेना। सलोनी की आंखें छलक आई। देवकी देवी जी ने उसकी हथेली पकड़ी और बोली, हिम्मत रख, अब तू बस तमाशा देख, मैं इसे आईना दिखाकर जाऊंगी। शादी का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ रौनक थी, लाइटों की जगमगाहट, ढोल नगाड़ों की आवाजें और रिश्तेदारों की चहलकदमी ने माहौल का बेहद रंगीन बना दिया था। सजे धजे लोग, चमचमाते कपड़े, हाथों में मेहंदी और होठों पर मुस्कान। इसी बीच रुक्मणी जी एक बार फिर दिखावे की दुकान खोलकर बैठ गई। कभी बेटी रिया की सास को सोने की अंगूठी पकड़ाती, कभी उनके पैर छूकर हाथ में हजारों का लिफाफा थमाती। इधर उधर रिश्तेदारों से अपनी बेटी के दहेज का बखान भी करती। अरे भाभी, मेरी बेटी को देखिए, सास के पैर छूने में नंबर 1, और मैंने तो अपनी बेटी को सब कुछ दिया है, सोना चांदी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। देवकी जी ने ये सब बड़े गौर से देखा। संतोष की सांस लेकर बोली, बहू रुक्मणी जरा इधर आ। रुक्मणी नाक चढ़ाकर बोली, हाँ माँ कहिए। देवकी जी ने सबके सामने ऐलान कर दिया, भाई देखो, आज मैं भी कुछ दूंगी, पर मैं अपने मन का दूंगी। रुक्मणी की शादी में जितना दहेज आया था उससे ज्यादा तो मेरे मायके में गाय को बयाने पर दे दिया जाता है। सारा माहौल सुन। फिर उन्होंने रुक्मणी की बेटी की सास की तरफ देखा, बहन जी आपकी तो बड़ी हाई डिमांड है, बताएं बहू को गहने और कपड़ों से नहीं, प्यार और इज्जत से बांधिए। कल को ये सब चमक धमक नहीं रहेगी और आप लोग इस लड़की को भी उसी तरह झोंक देंगे जैसे रुक्मणी ने अपनी बहू सलोनी को झोंक दिया है। देवकी जी ने सबके सामने दहेज की रकम और कपड़ों पर सवाल दाग दिया। अरे भाई, ये दहेज का ढोल क्यों पीट रहे हो? इतने गहने कपड़े तो हमारे गांव की कन्या पूजन में दे दिए जाते हैं, और फिर भी लोग बेटी को देवी मानते हैं, नौकरानी नहीं। सारा हाल ठहाकों और गूंजों से गूंज उठा। रुक्मणी देवी जी का चेहरा जर्द पड़ गया था। बेटी रिया की सास की गर्दन भी झुक गई। अब रिश्तेदारों ने देवकी जी की बात का समर्थन करना शुरू किया। एक ने कहा, सही कह रही है दादी माँ, बहुओं को तोहफों में नहीं दिल में जगह देनी चाहिए। दूसरे ने ताली बजाते हुए कहा, वाह दादी माँ, आपने तो सच्ची बात कह दी। रुक्मणी देवी अंदर ही अंदर खौल उठी। शादी खत्म होने तक वह एक कोने में बैठी रही, ना किसी से बात की, ना किसी को दिखावा दिखाया। शादी का माहौल खत्म हुआ। रात के अंधेरे में बारात विदा हो गई। घर लौटने के बाद रुक्मणी जी का चेहरा तमतमा रहा था। सारे रिश्तेदारों के सामने जो उनका अपमान देवकी जी ने किया था वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आग बबूला होकर भीतर आई, सास के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, अम्मा आपने तो सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी बेटी की शादी में कितनी मेहनत से सब कुछ जुटाया था। आपको क्या जरूरत थी ये सब कहने की? देवकी जी बोली, बड़ी शांति से
और खाट पर बैठी थी। मुस्कुराकर बोली, बैठ बहू, आज तुझसे एक बात करनी है। मयंक और सलोनी भी आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में आ गए। देवकी जी ने गहरी सांस लेकर कहा, देख रुक्मणी, आज जो मैंने किया वो तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं था। मैं बस तुझे आईना दिखाना चाहती थी। तू अपनी बहू सलोनी से जब ताने देती है ना, तेरी माँ ने क्या दिया था, दहेज में बस यही लाई, तो उसके मन पे भी वही गुजरती है जो आज तेरे ऊपर गुजरी है। रुक्मणी जी का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। देवकी जी ने कहा, रिश्ते गहने और पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जो तू अपनी बेटी की ससुराल वालों को बार बार महंगे तोहफे देकर रिश्ता मजबूत करना चाहती है, वही उनके लालच को और हवा देता है। कल को तेरी बेटी भी उसी आग में जलेगी और फिर तेरे जैसी ही किसी की सास उसका भी तिरस्कार करेगी। रुक्मणी देवी की आंखें भर आई। मयंक ने भी माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। सलोनी ने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने उसे हमेशा अपमानित ही किया, और रिया को, अपनी बेटी को, उस घर में भेजकर तो जैसे आपने बंधक बना दिया है। सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। देवकी जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बहू, अब तुझे कोई ताने नहीं देगा। मैंने अपनी बहू के साथ जो अनदेखी देखी वो अब नहीं होगी, और रुक्मणी, अब तेरी बेटी को भी वो सब सहना ना पड़े, इसलिए मैं तेरी सास बनकर नहीं, तेरी माँ बनकर तुझे समझा रही हूँ। वक्त रहते संभल जा। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ लिए। अम्मा, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी अपनी बहू को ताना नहीं दूंगी और ना बेटी के ससुराल में दिखावा करूंगी। देवकी जी मुस्कुरा उठी। घर का माहौल बदल गया। मयंक ने सलोनी का हाथ थामकर कहा, अब हर रिश्ता बराबरी का होगा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। सलोनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दहेज और दिखावे से कभी रिश्ते मजबूत नहीं होते। रिश्ता वो है जिसमें सम्मान और अपनापन हो। बहू बेटी में फर्क मत कीजिए, क्योंकि हर बेटी किसी घर की बहू होती है। औकात पैसों और गहनों से नहीं, इंसानियत और सच्चे रिश्तों से बनती है। देवकी जी की बातें सुनकर रुक्मणी देवी जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो वही सख्त मिजाज की रुक्मणी जी जो कभी किसी के आगे झुकती नहीं थी, आज अपनी बहू सलोनी के सामने खड़ी होकर धीरे धीरे बोलती है, बहू सलोनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे बहुत ताने दिए, तेरा बहुत दिल भी दुखाया, तुझे अपनी बेटी से कम समझा, लेकिन आज मैं तुझसे दिल से माफी मांगती हूँ। सलोनी की आंखें भी नम हो गई। वो आगे बढ़कर बोली, माँ जी, मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि आप मुझे भी अपनी बेटी समझे। मैंने कभी आपके तानों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप मुझसे बड़ी है, लेकिन दिल में मुझे बहुत दुख होता था। रुक्मणी ने उसे गले लगा लिया। देवकी जी भी यह सब देखकर खुश हो गई। फिर रुक्मणी जी अपनी बेटी रिया को बुलाया। रिया थोड़ा सुकुचाते हुए आई। रुक्मणी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिया बेटा, मैंने तेरे ससुराल का हमेशा तोहफों और दान देकर खुश रखने की कोशिश करी है, पर अब समझ आया कि ये रिश्ते दिखावे से नहीं, तेरे अपने हक और सम्मान से मजबूत होंगे। बेटा, अब तू अपने ससुराल में हक से जीना। तेरा कोई अपमान करे तो चुप मत रहना, मैं तेरे साथ हूँ। रिया की भी आंखें भर आई। देवकी जी ने रिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, बेटी हो या बहू, दोनों का हक एक सा होता है। तुझे भी अपने घर में इज्जत से रहना है। इसके बाद रुक्मणी जी ने सबके सामने वचन दिया, अब से ना मैं किसी बहू को दहेज के ताने दूंगी और ना बेटी के ससुराल वालों के सामने दिखावा करूंगी। बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी। मेरा घर अब बराबरी और प्यार का घर होगा। मयंक ने अपनी माँ को गले लगा लिया। घर में वर्षों बाद सच्चा सुकून और
अपनापन जो लौट आया था। जीवन में जब कोई गलती समझ आ जाए तो उसे उसी वक्त बदल लेना चाहिए। रिश्ते गहनों और पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। और बहू बेटी में फर्क करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि कल को बहू भी बेटी बनती है और बेटी भी बहू। शादी की हलचल अब थम चुकी थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। देवकी जी के आंगन में बैठी तुलसी के पास का दीपक जला रही थी। सलोनी भी उनके पास आकर बैठ गई। चेहरे पर मुस्कान थी, मानो दिल का कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसी वक्त रुक्मणी देवी जी धीरे धीरे वहां आई। देवकी जी ने उसे पास बुलाया और बड़े प्यार से बोली, बेटी, बहू को बेटी बनाकर देख, फिर देख ये आंगन कैसे महकता है। रिश्ते निभाने के लिए पैसे नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। अब जब तू सलोनी को अपनी बेटी समझेगी, तब तेरा घर भी आंगन की तरह खुशबू से भर जाएगा। रुक्मणी की आंखें भर आई। वो सलोनी के पास जाकर बैठ गई। सलोनी ने भी उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों से निकलते आंसू उस वक्त अनकहे अफसोस और ताजगी भरी शुरुआत की कहानी कह रहे थे। देवकी देवी जी ने मयंक और रिया को पास बुलाया। सबने मिलकर प्रण लिया, अब इस घर में कोई किसी को ताना नहीं देगा, न बहू बेटी में फर्क किया जाएगा। रुक्मणी ने सलोनी से कहा, बहू नहीं बेटी, अब तो मेरी बेटी है। सलोनी की आंखों से सुकून के आंसू टपकने लगे। चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जिसे उसने परसों पहले अपने मायके की चौखट पे छोड़ दिया था। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।